हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग करेंगे 10th क्लास की हिंदी के पार्ट 1 है और शीर्षक का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और विद्या या निबंध है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और मृत्यु उनका 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हो गया था। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके अलावा आपको बाहरी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। एक कंफर्म रहिए कि क्वेश्चन इसी से आएगा और इसको अगर आप याद कर लिए हैं तो रिवीजन कर ले प्लीज़। अगर जो याद नहीं किए हैं वो कृपया वीडियो देख के याद कर ले या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ से आपका क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा कैसी विद्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा कैसी विद्या है तो यह एक निबंध है। क्या है दोस्तों? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है। क्या है? निबंध है। उसके बाद अगले क्वेश्चन है आपका भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछता है तो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे कि जन्म कब हुआ तो 14 अप्रैल 1891। कहाँ हुआ तो मध्य प्रदेश के महू जिले में। किस परिवार से बिलोंग करते थे तो दलित परिवार से बिलोंग करते थे। सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का भीमराव अंबेडकर का उपनाम क्या था। तो अंबेडकर का जो उपनाम था इन्हें लोग बाबा साहेब कहते थे और बाबा साहेब के नाम से इनको लोग जानते थे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है। तो मानव मुक्ति के जो पुरोधा कहा जाता है अंबेडकर जी को कहा जाता है। आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपका कह रहा है आधुनिक मनु। आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि आधुनिक मनु भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। मतलब क्वेश्चन अगर पूछे आधुनिक मनु किसे कहते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कहते हैं। आधुनिक मनु किसे कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति हुए। प्रेरक मतलब होता आदर्श, जो उनका सबसे आदर्श व्यक्ति था उनके बारे में कहा जा रहा है। एक का नाम था बुद्ध, आप जानते हैं महात्मा बुद्ध। दूसरे का नाम था कबीर और तीसरे का नाम था ज्योतिबा फुले। यह तीनों आदमी को अंबेडकर जी अपना सबसे आदर्श व्यक्ति मानते थे। ठीक है, इन्हीं के रास्ते पर चलते थे। बुद्ध हो गया, कबीर हो गए और ज्योतिबा फुले, इन्हीं के आदर्श सबसे ज़्यादा अंबेडकर मानते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कहता है अम्बेडकर की मृत्यु। तो अम्बेडकर की मृत्यु आपको पहले बता दिया मैंने 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। अम्बेडकर की मृत्यु कब हुआ था तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ। कहाँ हुआ था तो दिल्ली में हुआ था। अम्बेडकर की मृत्यु कब हुआ तो 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाडम्य खंडों में भारत सरकार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाडम्य नए खंडों में भारत सरकार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बात मैं बता दूं कि जो भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन है और यहाँ से अगर क्लियर कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि मैंने खुद से मेहनत करके इतना लिखा है मेन क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, और सारे क्वेश्चन इसमें कवर लगभग हो गए हैं। तो इससे आपको क्वेश्चन छूटने का कोई चांस ही नहीं रहता, यानी कि आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सिर्फ आपको इस सेशन को अच्छे से देख लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर श्रम विभाजन जाति प्रथा विख्यात भाषण। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन को जरा मैं बता देता हूँ। 10 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसको आपको ध्यान देना है कि एनिहिलेशन
ऑफ कास्ट, है ना, जाति प्रथा विख्यात, यानी कह रहा है श्रम विभाजन जाति प्रथा विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो विख्यात भाषण है कहाँ से लिया गया है, तो इसका सही जवाब होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया। मतलब इसका जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो हिंदी रूपांतरण किए हैं, हिंदी में रूपांतरण किए, जिनका नाम था ललई सिंह का नाम क्या था, तो ललई सिंह इनका नाम था। इन्होंने क्या किया, हिंदी में इस चीज़ को लिखे हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कहता है भीमराव अंबेडकर पहले न्यूयॉर्क यानी अमेरिका, उसके बाद लंदन इंग्लैंड शिक्षा अध्ययन करने गए थे। यानी क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा कि भीमराव अंबेडकर सबसे पहले कहाँ शिक्षा अध्ययन करने गए, तो इसका सही जवाब न्यूयॉर्क हो जाएगा। उसके बाद कहाँ गए, तो लंदन गए थे शिक्षा अध्ययन करने के लिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इस क्वेश्चन को हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है दोस्तों, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, ये तीनों के तीनों 13, 14 और 15 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे कब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इस बात को ध्यान देना है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। हु आर स्वराज के लेखक भीमराव अंबेडकर है। हु आर दे के लेखक भीमराव अंबेडकर है। इस तीनों क्वेश्चन को आपको बड़े अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ गया, यहाँ आपका शीर्षक भारत से हम क्या सीखें। अगला क्वेश्चन है, अगले चैप्टर का क्वेश्चन है, जो कि है शीर्षक का नाम है आपका, ये दूसरा चैप्टर होगा, भारत से हम क्या सीखें। इसके लेखक है फ्रेडरिक मैक्स मुलर। ठीक है दोस्तों, इसके लेखक जो है फ्रेडरिक मैक्स मुलर है और विद्या जो है भाषण है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भारत से हम क्या सीखें, कैसी विद्या है, तो इससे सही जवाब हो जाएगा भाषण है। क्या होगा दोस्तों, भाषण है। अब क्वेश्चन पूछता है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ, तो मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को जर्मनी के डेसाई नगर में हुआ था। ठीक है, और इनका मृत्यु जो हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, जन्म 6 दिसंबर 1823 को जर्मनी के डेसाई नगर में और मृत्यु हुआ था 28 अक्टूबर 1900 को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत से हम क्या सीखे, शीर्षक के लेखक मैक्स मुलर है। यानी कि आपको ऐसे याद करना है, भारत से हम क्या सीखे, शीर्षक के लेखक कौन है, तो मैक्स मुलर है। कौन हो जाएगा दोस्तों, भारत से हम क्या सीखे शीर्षक के लेखक कौन होगा, तो मैक्स मुलर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत से हम क्या सीखे, कैसी विद्या है, तो यह एक भाषण है। कैसी विद्या है, तो यह एक भाषण है। भारत से हम क्या सीखे, कैसी विद्या है, तो यह एक भाषण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मैक्स मुलर कहाँ के निवासी हैं। मैक्स मुलर कहाँ के निवासी हैं, तो यह जर्मनी के निवासी है। कहाँ के दोस्तों, तो यह जर्मनी के निवासी है। जर्मनी के निवासी है। मैक्स मुलर कहाँ के निवासी है, जर्मनी के निवासी है। आपको रिवीजन भी होते चला जाएगा, अगर याद है तो आप इसके वीडियो को देखिए, आपको रिवीजन भी होते चला जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। मैक्स मुलर का पूरा नाम था फ्रेडरिक मैक्स मुलर। जो मैक्स मुलर का जो पूरा नाम था उसका नाम था फ्रेडरिक मैक्स मुलर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है मैक्स मुलर का पिता का नाम क्या था। तो मैक्स मुलर के जो पिता का नाम था विलियम मुलर था। विलियम मुलर था, इसके पिता का नाम क्या था, विलियम मुलर था। मैक्स मुलर के पिता का नाम विलियम मुलर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया। तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मुलर ने ही किया था। इस बात का आप ध्यान रखिए कि हितोपदेश जो पुस्तक है उस पुस्तक का हिंदी में जो अनुवाद जर्मन भाषा में अनुवाद जो किया वो मैक्स मुलर ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मेघदूतम के लेखक कौन है। तो मेघदूतम के लेखक जो है कालिदास है।
मेघदूतम के लेखक कौन है दोस्तों? तो कालिदास है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपका मेघदूतम का जर्मन भाषा में अनुवाद। यह भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना। मेघदूतम का जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मुलर ने ही किया था। इसका जर्मन भाषा में जो अनुवाद किया था मेघदूतम का, वह जो किया था मैक्स मुलर ने ही किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को क्या कहा है। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार कि वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती, काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। तो इसका सही जवाब मैक्स मुलर हो जाएगा। यह हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। तो सही जवाब मैक्स मुलर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत से हम क्या सीखे का हिंदी अनुवाद भाषांतरण किसने किया? डॉक्टर भवानी शंकर द्विवेदी ने किया। जो मैक्स मुलर है, भारत से हम क्या सीखे का हिंदी अनुवाद जो किया, हिंदी में अनुवाद किया था, वो डॉक्टर भवानी शंकर द्विवेदी ने किया था। लेकिन जर्मनी में मैक्स मुलर ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निरिप वंश विद्या का अर्थ मानव शास्त्र है। निरिप वंश जो है, निरिप वंश विद्या का अर्थ जो होता है मानव शास्त्र होता है। ठीक है, निरिप वंश विद्या का जो अर्थ होता है वह होता है मानव शास्त्र। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर विलियम जोन्स इंग्लैंड के निवासी से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सर विलियम जोन्स कहाँ के निवासी थे? तो यह इंग्लैंड के निवासी थे। सर विलियम जोन्स कहाँ के निवासी थे? तो इंग्लैंड के निवासी थे। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धर्मों की दृष्टि में कोई अन्य देश भारत से मुकाबला नहीं कर सकते। यानी कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि धर्मों की दृष्टि में कौन सा देश से है ना कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो भारत से, भारत जो है, भारत से धर्मों की दृष्टि में भारत से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क्योंकि भारत जो है, यहाँ पे लोग भारत की जो संस्कृति है यहाँ काफ़ी अच्छी है। और यहाँ जो है भारत के लोग हैं, यहाँ ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है भारत को। और धर्म यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष लोग भी है, मतलब हर धर्म को मानने वाले लोग हैं। इसलिए भारत धर्मों की दृष्टि में सर्वोपरि है, इसीलिए इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है। सर विलियम जोन्स भारत, अब क्वेश्चन पूछेगा सर विलियम जोन्स भारत कब आया? तो 1783 ईस्वी में आया। सर विलियम जोन्स भारत कब आया? तो 1783 ईस्वी में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कहता है 15 नंबर, वारेन हेस्टिंग को वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से एक भरा घड़ा मिला। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वारेन हेस्टिंग को वाराणसी के पास कितने दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला? तो 172 दारिस। यानी क्वेश्चन को आपको याद रखना है। 15 नंबर गौर करिएगा कि वारेन हेस्टिंग को वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 नंबर 16 नंबर, शाहनामा। शाहनामा के जो रचयिता है फिरदौसी है। इस क्वेश्चन को ऐसे याद रखेंगे, शाहनामा के रचनाकार फिरदौसी है। शाहनामा फिरदौसी, शाहनामा का फिरदौसी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पे आइए। प्लेटो यूनान का एक प्रसिद्ध दार्शनिक था। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि प्लेटो जो था वह क्या था? तो वह एक दार्शनिक था। प्लेटो एक दार्शनिक था। प्लेटो क्या था? तो प्लेटो एक दार्शनिक था। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और कहाँ का था? तो यह जो था यूनान का था। कहाँ का था? तो यह यूनान का था प्लेटो। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने भारत को सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत को कहा है। मैक्स मुलर ने क्या कहा? भारत को सर्वश्रेष्ठ संपदा यानी सभी संपदा से परिपूर्ण और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कहा है, भारत को कहा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर आपका सॉरी यह मैक्स मिलर था, ये आपका पार्ट 2 यहाँ है। शीर्षक है 20 के दांत। यहाँ पार्ट 2 है और 20 के दांत है और नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया है। जन्म 18 फरवरी 1916 बदरघाट में हुआ था और मृत्यु इनका 12 दिसंबर 1961 में हो गया। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि 20 के दांत के शीर्षक के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि 20 के दांत के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा है। यह कैसी विद्या है, तो यह एक कहानी है। अब कहता है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, तो 18 फरवरी 1916 में हुआ था और बदरघाट में हुआ था। मृत्यु उनको 12 दिसंबर 1961 में हो गया। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार बनते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है 20 के दांत, 20 के दांत, एक सेकेंड, हाँ 20 के दांत के शीर्षक के लेखक कौन है। 20 के दांत के शीर्षक के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा है। 20 के दांत शीर्षक के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा है। आगे चलते क्वेश्चन पे। कहता है 20 के दांत कैसी विद्या है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि 20 के दांत जो है क्या है, कहानी है। क्या है दोस्तों, 20 के दांत एक कहानी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम पंडित शर्मा था। पंडित शर्मा कुछ था इस तरह से, पंडित यहाँ पे कुछ छुटा हुआ है शायद। तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम था पंडित शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम था रत्नावती। नलिन बिलोचन शर्मा के माता का जो नाम था वह था रत्नावती। क्या था दोस्तों, रत्नावती। यहाँ मैंने बताया नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम जो था थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो पंडित शर्मा आप याद रखेंगे। बीच वाले कुछ होगा तो आप उसको कर लीजिएगा, पंडित शर्मा याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम था रत्नावती था और नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म भोजपुरी भाषा में, यानी कि भोजपुरी में भाषा के जानकार थे, जो भोजपुरी भाषा जहाँ बोली जाती थी वहीं उनका जन्म हुआ था। कहता है नलिन बिलोचन शर्मा भाइयों में सबसे बड़े थे। नलिन बिलोचन शर्मा जो थे अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है 20 के दांत कहानी। 20 के दांत कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतविरोधों को उजागर करती है। अब क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि 20 के दांत कहानी कौन से वर्ग को उजागर करती है, तो मध्य वर्ग को उजागर करती है और इनके अंत विरोधों को उजागर करती है, मध्य वर्ग के अंत विरोधों को। अगला क्वेश्चन है आपका खोखा बंगला भाषा का शब्द है। तो खोखा मतलब होता है दोस्तों लड़का, याद रखिए खोखा मतलब होता है लड़का, बंगला भाषा है। और खोखी मतलब होता है, खोखी यहाँ किधर गया, का खोखी पूछे तो इसका मतलब होता है लड़की, यह याद रखेंगे। चलिए अब खोखा के बारे में आते हैं। खोखा का जो असली नाम था वह कासू था। खोखा का असली नाम क्या था, तो कासू था। क्योंकि यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, आपको डिटेल से कहानी नहीं कह सकते, तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव याद रखिए कि खोखा का असली नाम कासू था। उसके बाद परपद के प्रवर्तक नलिन बिलोचन शर्मा थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देगा परपदवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो नलिन बिलोचन शर्मा थे। परपदवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो नलिन बिलोचन शर्मा थे। दृष्टिकोण मानदंड और साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा है, ठीक है। दृष्टिकोण मानदंड और साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा ने 72 छोटी कहानियों का रचना की है। 72 छोटी कहानियों की रचना की है। 20 के दांत आलोचना की कहानी है, याद रखिएगा 20 के दांत जो है आलोचना की कहानी है। 20 के दांत जो है आलोचना की कहानी है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक नलिन बिलोचन शर्मा है, याद रखेंगे। सेन साहब की मोटर कार कैसी थी, तो काली रंग की थी। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेन साहब ने मोटर कार को कितने में खरीदा था, तो 7,500 में खरीदा था। तो सेन साहब कितने मोटर खरीदे थे, तो 7,500 में। सेन साहब की 5 बेटियां थी, कौन कौन थी, सीमा थी, रजनी थी, आलू थी, शेफाली थी और भारती थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कर रहा है, यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियों नामक कहानी संग्रह से ली गई है। सेन साहब अपने पुत्र कासू को क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने पुत्र कासू को क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। मदन मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो इसका 2 दांत तोड़ डाले। सोफर का अर्थ ये पूछा हुआ है। सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर, याद रखेंगे, ड्राइवर। सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर, ठीक है, सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको अगले दिन मैं वीडियो डालूंगा जो कि आगे चैप्टर के रहेंगे, और इस तरह से सारे सब्जेक्ट को मैं इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारे सब्जेक्ट का मैं यहाँ करा दूंगा और आप यहाँ से पढ़ के कर लीजिएगा। जैसे मैं बता दूँ आपको, जैसे आपका हो गया, जैसे आपका मैथ हो गया, उसके बाद मैं बता दूं आपको जैसे आपका मैथ हो गया, उसके बाद साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, और आपका साइंस हो गया, हिंदी हो गया। हिंदी तो मैं करवा रहा हूँ अभी। तो सारे सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट है, वीवीआई जो क्वेश्चन है एकदम वीवीआई, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ मैं इस चैनल पे करा दूंगा, जहाँ से आप वीडियो देख लीजिएगा और यहाँ से कर सकते हैं आप। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले जाएंगे, फालतू क्वेश्चन नहीं रहेंगे। आप एक बार ज़रूर देखिए इस वीडियो को। अगर नए हैं, अगर पहली बार चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करिएगा तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जाके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।